होता है। हाँ सर, मैं अभी आधे घंटे बाद रख पाऊंगा। एक्चुअली मैं मार्केट में आ हुआ था अभी। तो मुझे थोड़ी इजाजत दी जाए सर, मैं थोड़ा सा मार्केट में हूँ, थोड़ी बात रख कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं अभी। जी सर। जी थैंक यू। चलो मतलब जी, कारबार साहब अभी मार्केट में है तो ऐसे को जुड़ेंगे, मैं फिर उनको करूंगा कि वो रखेंगे। हमारे जो छत्तीसगढ़ से है खुद करें और अपनी बात रखें। अ, शशि जी, शशि जी मेरी आवाज आपको आ रही है? मुकेश जी, मैं आईटी सेल से एक बार फिर विनती करूंगा कि जो चार साथियों को मैंने नाम बोले हैं, क्या वो जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? अगर नहीं जुड़े हैं तो उनको फोन किया जाए और उनको दोबारा रिमाइंड किया जाए कि आपका आज मीटिंग में आपकी टर्न थी, आपने बोलना था लेकिन आप जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो उनको मेहरबानी करके जल्दी से जल्दी उनको जोड़ने की कोशिश करें। तो चलो आगे चलते हैं। हमारे बीच में मान्यवर इंजीनियर शशदोदन बड़वने जी अगर जुड़े हैं नागपुर से, तो वो अपनी बात रखें। मुझे लगता है कि आज कोई भी नहीं जुड़ा हुआ इन साथियों में से। सर, तो हमारे सीनियर साथी हैं इंजीनियर डीपी गोलिया जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी बात रखें। गुना मध्य प्रदेश से हैं तो अपनी बात रखें प्लीज। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धा जय भीम। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में सादर नमन। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को मैं वंदना करता हूँ। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के चरणों में नमन। साथियों, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से धम्म सेवक संघ का यह दूसरा अधिवेशन 18 मार्च 2024 को जो आगरा में आयोजित किया जा रहा है, उसकी तैयारी के लिए मध्य प्रदेश से हमारे काफी जिलों से लोग आने की सहमति दी है। अभी मेरे पास करीब 40 लोगों की सूची है। हमारे अभी 52 जिले हैं, पर मैं अभी मध्य प्रदेश से 100 लोगों के आने की संभावना है। जबलपुर से 5 आदमी, सतना से 5 लोग, रीवा से 5 लोग, गुना से 5 लोग, शिवपुरी से 5, भोपाल से 2, राजगढ़ से 5, भिंड से 5, ग्वालियर से 6। इस तरह से अभी हमारे पास 40-42 आदमी की सूची है। और अभी और भी जो दूसरे जिले हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है। तो और अभी हमारे पास में 1.25 महीना है, तो हम लोग ये संख्या हम 100 तक पहुंचाएंगे। 100 धम्म सेवक संघ मध्य प्रदेश से आगरा लाने का मैं प्रयास करूंगा। ये जानकारी हमारे जो अभी वर्तमान में प्रफुल्ल कुशवाहा जी हैं जबलपुर से, जो हमारे प्रांत के अध्यक्ष हैं डीएसएस के, रोहित बौद्ध जी महासचिव हैं सतना से, उन लोगों के माध्यम से ये जानकारी हम लोगों ने संकलित की है और सभी लोग अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग इस तरह से 100 लोग मध्य प्रदेश से आएंगे। यही अभी इस विषय पर आज की जानकारी। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद इंजीनियर गोलिया प्रसाद जी। तो आपने अपने प्रदेश की बात रखी है कि मध्य प्रदेश से कम 100 बंदा जो वहां से आएगा आगरा के लिए, तो ये बहुत ही एक अच्छी खबर है कि कम से कम हमारे युवा साथी मध्य प्रदेश से
100 बंदा आएगा, हो सकता है उससे ज्यादा भी आ सके, लेकिन कम से कम 100 बंदा आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दूसरे साथी हमारे बीच में जुड़े हैं तो मैं एक बार फिर उनका नाम रिपीट करूंगा। क्या मान्यवर विक्रमजीत जी जुड़े हैं? अगर वो जुड़े हैं तो अपना माइक अनम्यूट करें। तेजेंद्र कुमार बदन जी जुड़े हैं? अगर वो जुड़े हैं तो वो अपना माइक अनम्यूट करें। आशाराम बोध जी? तो मैं, जब तक ये आदमी नहीं जुड़ते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जम्मू कश्मीर से हमारे बहुत ही सीनियर साथी रतनलाल चिड़गोत्रा जी जुड़े हैं, तो वो इस जो आज का महत्वपूर्ण विषय है उस पर अपनी रोशनी डालें। रतनलाल चिड़गोत्रा जी, अपना माइक अनम्यूट करें सर। हेलो, हाँ जी जी सर। आ गई आवाज? जी। सबसे पहले करुणा के सागर भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए और सब बहुजन समाज में जन्मे हमारे संत और आज के इस वेबिनार की अध्यक्षता करते हुए बादल सिंह बोध जी और आज का संचालन करते हुए श्री रमेश गंगोत्रा जी और बाकी जितने भी सारे आज के प्रवक्ता हैं या आज के जुड़े हुए हैं लोग हैं, मैं उन सबको जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, बात यह है कि पिछले साल जो हमारा कार्यक्रम हुआ था आगरा में 18 मार्च को, बहुत भी प्रभावी था और उसमें तकरीबन जो हमें हुक्म मिला था नीली पेंट और जो उसके साथ वर्दी का जो हमें मिला था, तो उसके साथ लोगों ने वहाँ देखने में ये लगता था कि वाकई कोई संस्था जो है उसकी स्थापना हुई है और वो आगे के लिए सुरक्षा, ये हमारी जो है दम सेवक संघ है, उसका काम करेगी। तो मेरा आपसे यही कहना है कि जो भी प्रोग्राम आप, रमेश गंगोत्रा जी खुद हमारे जम्मू कश्मीर से हैं, तो ये जो भी प्रोग्राम हमें देंगे, जैसा भी हमें हुक्म होगा, जम्मू कश्मीर के लोग और जम्मू कश्मीर के जो कार्यकर्ता हैं वो उस पर अमल करेंगे और अकॉर्डिंगली जो भी सहयोग होगा वो उसके लिए हम तैयार हैं। और हमने बहुत सारे लोगों के साथ बात भी कर ली है। इस दफ़ा हो सकता है कि पिछली दफ़ा से ज़्यादा लोग हमारे साथ आगरा आने का अपना मन बना चुके हैं। तो इससे ज़्यादा मैं ना कुछ कहता हुआ सिर्फ यही कहूँगा कि हमें जो भी आदेश होगा उसको हम अपना निभाएंगे और जम्मू कश्मीर आगे भी निभाता रहेगा, आगे भी निभाएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु साधु साधु। ये थे हमारे बहुत ही सीनियर साथी रतनलाल चिड़गोत्रा जी, जम्मू कश्मीर से हैं। तो उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है, तो हम उनका बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं। तो हमारे बीच में एक और माननीय और पूजनीय हमारे सीनियर साथी और भूतपूर्व मंत्री रह चुके हमारे बीच में राजा राम आनंद जी हैं। वो हमें अपने ज्ञान से हम, हमारे पर लाइट डालेंगे और जो युवा साथी हमारे बीच में जुड़े हैं उनका मार्गदर्शन करेंगे। बाबूजी राजा राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। मैं अपने सभी संतों को, गुरुओं को नमन करते हुए
आज की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि जी और सभी सम्मानित साथियों, मित्रों, ये जो 17-18 को कार्यक्रम हमारा आगरा में रखा गया है धम्म सेवक संघ का, तो अधिकांश लोग इससे परिचित हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये कैसे काम करेगा। तो अच्छी बात है कि इस बार ये अपने धम्म सेवक के वॉलंटियर्स हैं, तो उनको ट्रेनिंग का भी प्रोजेक्ट रखा गया है कि 17 तारीख को उनको प्रशिक्षण होगा। उनको बताया जाएगा कि उनका क्या दायित्व है, उन्हें उस दायित्व को कैसे पूरा करना है, कैसे निभाना है। क्योंकि ये धम्म सेवक संघ हम सब लोग जानते हैं कि एक हमारा भविष्य है युवाओं का, जिसमें 15-20 साल से लेकर के 35-40 साल तक के लोगों को शामिल किया गया है। तो मेरा अनुरोध था कि इसमें हम लोग प्रदेश की तरफ से पूरी तैयारी के साथ लगे हुए हैं। और वैसे तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, तो हमारा ये था कि हर मंडल से कम 10 आदमी, 10 लड़के इस काम के लिए तैयार किए जाएं। और हर मंडल अपने अपने उन युवाओं के खर्चे का, जो आरबीएम के साथी हैं, जो आरबीएम के से जुड़े हुए लोग हैं मंडल में, तो उस खर्चे को वो बेयर करें, उनको वहन करना चाहिए। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि युवाओं में अधिकांश युवा बेरोजगार हैं, अधिकांश युवा कोई बहुत ज्यादा उनकी अपनी निजी अर्निंग नहीं है, और वो अधिकांश अपने फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो हम समझते हैं कि उनके लिए थोड़ा ये आसान हो जाएगा कि अगर इस जिम्मेदारी को उस मंडल की आरबीएम की टीम और दूसरा जो सामाजिक न्याय परिषद के साथी हैं, तो मिलजुल करके जो भी उनके ऊपर जो उनकी उनकी ड्रेस का, उनके किराए का जो भी मतलब एक्सपेंडिचर आएगा, जो खर्चा आएगा, तो 10 आदमियों का मंडल के साथी बेयर कर पाएंगे, कर सकते हैं आराम से। ऐसा हम लोग उत्तर प्रदेश में प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी भी युवा के ऊपर ये काम नहीं छोड़ेंगे कि भाई आपको वहां जाकर पैसे जमा करने हैं, आपको ट्रेनिंग लेनी है और आपको ये करेंगे वो करेंगे। तो ये कुछ वो जो होगा वो वहां होगा, बाकी यहाँ से हम उनके साथ अपनी क्या हमारी भूमिका हो सकती है। और दूसरा ये है कि हम उत्तर प्रदेश में, हालांकि वैसे तो 18 मंडल हैं, तो 18 मंडलों से शायद पार्टिसिपेशन संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर जगह उतनी ताकत नहीं नजर आ रही है। फिर भी मैं समझता हूं कि 18 में से कम 10 मंडलों से हम कोशिश करेंगे कि हमारे 100 लड़के, 100 हो जाए, 80 हो जाए, जो भी, जैसे कहीं से ज्यादा होंगे कहीं से कम होंगे। और कम हुए तो इस रेंज में हम पहुंच सकते हैं कि 80 और 100 के बीच में, 80 एंड 100 के समथिंग। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे साथ कुछ मंडलों के बहुत ही जिम्मेदार साथी जुड़े हुए हैं, जो इन युवाओं को तैयार कर रहे हैं। तो अगर उनसे भी आप 2-2 मिनट के लिए टाइम दे दें, तो आपको भी वस्तु स्थिति पता चल जाएगी कि मतलब चूंकि प्रदेशों में बैठे हुए लोग, उन्हें कुछ पता नहीं है, वो तो एक वैसे संभावनाओं पर अपनी बातें रखते हैं, और मैं भी ऐसे ही रख रहा हूँ। सही हकीकत तो तब पता चलेगी कि जो हमारे साथी इस काम में लगे हुए हैं, उनको अगर आप सुनेंगे तो ज्यादा उत्साह मिलेगा, ज्यादा सही बात पता चलेगी। मैंने माननीय अध्यक्ष जी को नाम नोट कराए हैं। अलीगढ़ मंडल से भगवान सिंह भारती हैं, और आपके बरेली मंडल से एडवोकेट हरीश कुमार सत्यार्थी हैं, जो युवा हैं। सुखदेव प्रसाद बुंदेलखंड से हैं, जो युवा हैं। तो 2-3-4 मंडलों का मैंने ये आपको एक नमूना सुनने को मिलेगा। अगर आप उचित समझें तो उनको समय दे दें। और बाकी मेरी तरफ से मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश, चूंकि अलीगढ़, ये आगरा में ये कार्यक्रम होना है, तो ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रदेश के युवा ज्यादा से ज्यादा उसमें अपनी सहभागिता दिखानी चाहिए। और उनकी पूरी जो जिम्मेदारी है उनके खर्चे की, तो हम आरबीएम के साथी जो मंडलों में सक्रिय हैं, प्रदेश में सक्रिय हैं, तो मिलजुल करके उनके इस काम
को व्यवस्थित करेंगे। ऐसा मेरा ये जो जो रिपोर्ट है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जे तो हमारे सीनियर साथी आदरणीय माननीय राजा राम नंद जी, तो जिन्होंने बहुत ही अच्छा सुझाव भी दिया है कि हम जो खर्चा जो बियर करेंगे और राष्ट्रीय बुद्ध महासभा के साथी बियर करेंगे, नौजवान साथियों के पास इतना धन का। ये मेरा प्रस्ताव है, मतलब अगर वो कर सकते हैं तो अपने आप भी कर लें, लेकिन हम सोचते हैं कि मतलब युवाओं को अगर हमें आगे लाना है तो उनके पीछे खड़ा होना पड़ेगा हमको, तो जो होना आपका चाहिए। सुझाव बहुत ही सराहनीय है, हम इस सुझाव की सराहना करते हैं कि क्योंकि ये बात सही है कि जो साथी हमारे भी जम्मू कश्मीर से कुछ साथी ऐसे हैं कि जो पैसा नहीं अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन हमें ही उन्होंने उनका किराया और उनकी वर्दी भी हमने ली थी। तो ये बहुत अच्छा सुझाव है आपका सर, जो हम आपकी सराहना करते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा जो सुझाव दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में आपने यही बोला है कि कम से कम 80 से 100 बंदे तक वहां पर आने की कोशिश करेंगे, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं समझता हूँ कि आपने एक सुझाव दिया है कि कुछ मंडलों के बंदे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो अगर मैं एक मंडल का नाम लेता हूँ, हो सकता है आपकी दूसरे संडे में आप यूपी वालों की भी टर्न आ जाए, लेकिन मैं सुखदेव जी अगर जुड़े हैं तो वो अपना सुझाव दे सकते हैं। मान्यवर सुखदेव जी जुड़े हैं सर, जुड़े हैं, जुड़े। आप तीनों लोगों को बुलवा दीजिए, तीनों लोगों को। जी वो सर, ठीक है, उनको बुरा संचालक लगा। जी, ठीक संचालक है जी, सर। संचालक जी 15 मिनट में तीनों मंडल की जानकारी ले लें। ठीक है सर। सुखदेव जी अगर जुड़े हैं तो वो अपना माइक अनम्यूट आपके करें आपके और उधर अपने से कोई जुड़ा नहीं है तो आप उनका टाइम काट करके इनको दे दीजिएगा। ठीक है जुड़े सर। हैं, ठीक। जुड़े हैं, जुड़े हैं सर। सर अपना माइक अनम्यूट करें और अपने मंडल की बात रखें। जी जी जी, आवाज आ रही सर मेरी? जी। आ रही है। हाँ, तथागत बुद्धा को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए, गरीबों के रहबर साहब कांसीराम जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए, आज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय बदल सिंह बहुत साहब जी, संचालन कर रहे सफल हमारे इंजीनियर साहब और हमारे बाबूजी आदरणीय श्री राजा रामानंद जी को सप्रेम नमो बुद्धाय, जय भीम साहब। मैं सर बुंदेलखंड मंडल से, जैसा कि बाबूजी ने आदेश दिया है, तो लगभग हम लोग 10 नए लड़कों को भेजने का पूरा प्रयास करेंगे और उनका सारा खर्च जो भी वो अपना वहन करें कर सके, लेकिन हम लोग अपने, हमारी आरबीएम की टीम, हमारे डॉक्टर साहब जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री संतराम प्रजापति जी, गया प्रसाद जी, देवेंद्र सर, जयपाल जी, एडवोकेट श्री रघुवीर वर्मा जी, सभी लोग, हमारी टीम सर बहुत अच्छा काम करती है और सब लोग सहयोग करते हैं। तो हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, हमेशा करते बुंदेलखंड से। और बस मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय साहब, जय भीम। थैंक यू सुखदेव प्रसाद जी, आपने बुंदेलखंड की बात रखी है और बोला कि हम जहाँ का खर्चा पूरा बियर करेंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सर दूसरे किस मंडल के साथी जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से? हाँ, भगवान सिंह भारती जी को बुलवाइएगा अलीगढ़ मंडल से। भगवान दास भारती जी अलीगढ़ मंडल से अगर जुड़े हैं तो वो भगवान सिंह भारती जी। भगवान सिंह भारती जी, हाँ। तो अगर वो उसके जुड़े हैं। बाद उसके बाद एडवोकेट हरीश सत्यार्थी जी बोलेंगे, वो तैयार रहे। ठीक है, तो वो अपना माइक अनम्यूट करें और अपने मंडल की बात रखें। हाँ, भगवान सिंह जी अपना माइक अनम्यूट करें। मान्यवर सम्मानित सभी हमारे सीनियर साथियों को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, सम्मान जैसा कि निर्देश हुआ है बाबूजी श्री राजाराम आनंद जी का और आप सबका, उसके अनुसार हमने 18 तारीख की कार्यक्रम के लिए अपने मंडल से लगभग हाथरस जिले से 5 साथियों को, अलीगढ़ जिले से 2 साथियों को और आपका कासगंज और एटा जिले से मिलाकर हम 10 लोगों को, सम्मानित साथियों को लेकर पहुंचने की हमारी पूरी तैयारी है, जो 18 तारीख को
ये आगरा का प्रोग्राम है, आगरा का। अरे लखनऊ वाले प्रोग्राम की बात कर नहीं, जो प्रोग्राम आगरा का होगा जो रहे हैं, आगरा वाले की। कार्यक्रम की तैयारी से तो आगरा तो आपने बोला ही नहीं। आगरा के लिए युवा साथी, आगरा के लिए युवा साथी, आगरा में जाने वाले युवा साथी। ये युवा साथी तैयार किए हैं, तो आपने मुझे पहले ही से बता रखा है, मैं पहले ही से लगा हुआ हूँ, युवा साथियों को आगरा के लिए तैयार कर रहा हूँ। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। जय भीम, अब नमो अशोक, बुद्धाय। नमो बुद्धाय जय। थैंक यू अब जो है भगवान से। एडवोकेट अनिल सत्यार्थी जी को और सुन लीजिएगा। अब एडवोकेट सत्यार्थी जी है जुड़े हैं, तो वो अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी आदमियों को तो यही लोग लाएंगे, उनको हम नजरअंदाज करते हैं। जो नहीं लोग नहीं लेके सर, हम आएंगे तैयारी दे कर दिए टाइम। अब हम एडवोकेट जी, अगर एडवोकेट जी अपना माइक अनम्यूट करें और अपने मंडल की बात रखें। अरे सत्यार्थी क्या जुड़े हैं वो? सत्यार्थी जुड़े हुए हैं क्या? बाबूजी जुड़े हुए हैं सत्यार्थी जी? मुझे आप म्यूट नाम तो नहीं आ सर उनका रहा। स्वास्थ्य सही नहीं है। हैं, जुड़े हुए हैं वो? जुड़े हैं लेकिन स्वास्थ्य सही नहीं है। अच्छा, बोल नहीं पाएंगे, बहरहाल काम तो करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे सर काम तो मैं तो अभी मिल के आ रहा हूँ। अच्छा चलो चलिए ठीक है, ठीक है। अब आगे किसी का और प्रोग्राम, आगे चलो चलो आगे। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अब हम आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। हमारे बीच में शीशपाल कारबल जी जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें। शीशपाल जी। हेलो हेलो। सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली मैं अभी अभी घर नहीं पहुंचा हूँ, मैं मार्केट में ही था। मैं तब 5 मिनट में रखता हूँ बात अपनी। ठीक है, और अगले नेक्स्ट बोलिएगा मनोत्रा जी। शुद्धोधन बड़ौने साहब जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से। मेरे ख्याल से आरसी बनगोत्रा जी का नेट काम नहीं कर रहा लगता है। हाँ, शुद्धोधन बड़ौने साहब जुड़े हुए हैं। आप ही उनको बोल दीजिए। हाँ, बड़ौने साहब अपनी बात रखिए। इंजीनियर साहब का मेरे ख्याल डिस्कनेक्ट हो गया है। आप वो और मैं भी रास्ते में चल रहा हूँ, बिहार पहुंच रहा हूँ, पटना। तो मेरे नेट का भी कोई भरोसा नहीं है जी। कोई बात नहीं, वो जुड़ जाएंगे जब तक। जी वर्मा साहब, स्वागत है आपका। जी जय भीम, नमो बुद्धाय। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और जिन जिन लोगों ने समाज परिवर्तन के लिए अपना समय दिया और देह दे दिया, ऐसे सब महान भावनों को मैं प्रणाम करता हूँ, जय भीम करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज के इस वेबिनार में मार्च 17-18 को आगरा स्थित होने जा रहा है कार्यक्रम के लिए। जी हेलो, हाँ जी जी। तो मेरे तरफ से मैं नागपुर और नासिक में हमारे 2-3 बंदे हैं जो युवा है, उनको रिक्वेस्ट किया मैंने कि आपको चलना है और
ड्रेस का है तो ड्रेस के लिए भी मैं उनको बोलूंगा कि हमें एक तो हमारी तरफ कपड़ा भेजे, या फिर उनको उस हिसाब से कपड़ा लेकर ड्रेस बनाने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ नासिक के लोगों को। कार्यक्रम हो सकता है 18 मार्च में, चलना है। हेलो, कुछ हाँ जी डिस्टर्बेंस सर, हो बोलिए। रहा है सर? क्या भी निकलिए पकड़िए। बनगोत्रा साहब, कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, बात रख रहा हूँ मैं। नहीं, आपका आज नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। चलो चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने 3-4 लोगों को तो वैसे तैयार किया है, और साथ ही कम से कम 10 लोग तैयार करने के लिए मेरा प्रयास जारी है। तो कि साथी से अनुरोध है कि अपने माइक का म्यूट कर लीजिए। नहीं, मेरा अनम्यूटेड है ना, मेरे बात नहीं आवाज आ रही? नहीं, आपकी आ रही है। आ रही ना? चलो जी जी। चलो ठीक है। तो कुछ साथी पूरा पिछले बार भी मेरे साथ में आए थे, उनको भी साथ चलने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और नए साथी भी मैं जोड़ रहा हूँ। नासिक से 2 लोग हैं और एक सातारा से है, दोनों तीनों युवा है। और साथ ही साथ और युवा जो भी मिले हमारे साथ मेरे नजर में है, उनको भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सवाल जो उठता है कि उनको आने जाने का खर्चा और कपड़े का खर्चा जो है, वो हो सकता है हम कंट्रीब्यूट करके उनको वो खर्चा हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये लोगों में ज्यादा से ज्यादा युवा हमारे साथ आए, ऐसा प्रयास मैं हर बार करता हूँ, जारी है। बस मेरा इतना ही सबमिशन है। धन्यवाद। जय भीम। थैंक यू सर। जी आपने अपने नागपुर और नासिक की बात रखी है। जी। हम तो कहते हैं कि आप पूरे स्टेट की बात रखते, लेकिन चलो आपने नासिक और नागपुर की रखी है। नहीं, वो कोई बात। नासिक से मेरे साथ तो युवा लोग जुड़े हैं, 3-4 लोग हैं युवा लोग। और जी अभी आगरा में इस बार युवा लोगों को ही लेके चलना है। तुम्हारे समान या मेरे समान लोगों को नहीं लाना है। फिर भी हम ठीक है आ सर, जाते थैंक हैं, 2-3 साथी आ जाएंगे, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मैं रखता हूँ। जय भीम। यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो साथ में आपने बोला कि अब इनका खर्चा भी हम उठाएंगे, तो ये भी बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो आगे हम, अगर कारवाल जी जुड़े हैं चंडीगढ़ से। कंट्रीब्यूट करके खर्चा उठाने की कोशिश कर रहे हैं हम। हाँ हाँ। थैंक यू, करना थैंक चाहिए। जी जी थैंक जी बहुत अच्छी बात है जी। जी। तो कारवल हमारे, साहब अभी मार्केट में है, तो उन्हें रहने दो, थैंक यू सर। मार्केट में है वो। तो आशाराम बोध जी अगर जुड़े हैं तो वो अपनी बात रखें। मुकेश जी, आशाराम बोध जी नहीं जुड़े हुए? इनको फोन नहीं लगाया था क्या आपने? सर सभी साथियों को फोन लगा दिया था, कल ही बता हम्म। दिया, अभी भी लगा रहे हैं, किसी का अच्छा। तो चलो, माननीय आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो विस्तार से रख देंगे बात, ठीक है उनको सर। दे दो पूरा टाइम। थैंक यू। तो माननीय बादल सिंह बोस साहब को दे दो पूरा टाइम। हम जो आज की हमारी प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हैं मान्यवर बादल सिंह बोध जी, गुना मध्य प्रदेश से, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। संचालक जी 2 मिनट बाद रखा हूँ, 2 मिनट और किसी को दे दो। अच्छा, थैंक यू। तो तो जब तक वो अपने योगेश गौतम जुड़े हुए हैं दिल्ली से, उनको बुलवा दो। हाँ जी। तो हमारे बीच में हमारे नेशनल कमांडर, जो जिससे का आज हमारा प्रोग्राम चल रहा है, तो वो डीएसएस के नेशनल कमांडर हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें। मान्यवर जुगेश गौतम जी, दिल्ली से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, सभी संतों गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्मप्रकाश भारती साहब को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और मेरे आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, और आप स्वयं संचालन कर रहे हैं सर, आपको जय भीम, नमो बुद्धाय। और समस्त जो जूम पर जुड़े हुए साथी है, मेरा तहे दिल से मैं उनको जय भीम, नमो बुद्धाय प्रेषित करता हूँ। और जैसा कि जो सबको कार्यक्रम का पता ही है, 17 और 18 मार्च को आगरा में जो कार्यक्रम प्रस्तावित है, उसमें
ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को भागीदारी सुनिश्चित करनी है। और आप सभी वरिष्ठ पदाधिकारी मैं समझता हूँ कोशिश कर रहे हैं, और 100% मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस बार आप लोग सब ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को लाने का काम करेंगे। और कुछ सीनियर साथियों ने पहले भी ये हुआ है, और हमारे आज संचालन कर रहे इंजीनियर साहब उन्होंने तो खुद किया है कि युवाओं के पास में रोजगार नहीं है। जो लोग नौकरी पेशा कर रहे हैं वो हमारे इस धम्म के कारवां में बहुत कम उनकी भागीदारी रहती है। लेकिन जो लोग दिल से काम करना चाहते हैं वो किसी कारणवश फाइनेंशियली स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। तो आप लोग वरिष्ठ साथी जो भी मंडल, जैसे हमारे राजा राम आनंद साहब ने कहा है कि मंडल के लोग उनको चंदा करके या अपने तरफ से वहन करके उनको सपोर्ट करें, तो तभी ये कारवा आगे जा पाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग काम करने वाले होते हैं, मैंने देखा है कि उनके पास पैसे भी नहीं है, ड्रेस के लिए भी नहीं है, लेकिन उनके मन में काम करने की ललक है। तो आप लोगों के आशीर्वाद से वो पूरी हो जाएगी। और जब आप अपने खर्चे पे और उन ऐसे साथियों को भेजोगे तो वो धीरे धीरे अपनी तरफ से खर्चा आगे खुद उठा लेंगे। अगर वो सक्षम होंगे तो मैं समझता हूँ पक्का उठाएंगे। लेकिन अभी उन्हें थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है, थोड़ा सा उन्हें एक तरीके से देखा जाए तो धक्का मारने की जरूरत है, जिससे धम्म के कारों में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, धम्म सेवक संघ के प्रति ज्यादा लगाव रहे युवा साथियों का। तो जो भी साथी आज साथियों ने, मैं समझता हूँ 7-8 साथियों ने अपनी बात रखी है, बहुत अच्छी तरीके से वो अपने फील्ड में काम भी कर रहे हैं। और 17-18 तारीख का मार्च का जो आगरा में हमारा अधिवेशन है, मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा साथी आए, ऐसी मेरी भी अपील है। और हो सके तो अपने बाहर से जो भी बच्चे ला रहे हैं, अड़ोस पड़ोस से ला रहे हैं, वो तो लाएं। कोशिश करें अपना घर का बच्चा एक आधा और आपके साथ रहेगा तो आप उसको अपनी विरासत भी सौंप पाओगे, ऐसा मैं समझता हूँ। तो इसी के साथ मैं मुझे 2 मिनट का समय दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ माननीय अध्यक्ष जी का, संचालन मोदी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत शुक्रिया नेशनल कमांडर योगेश गौतम जी। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम जो युवा साथी हैं उनको तैयार करें, क्योंकि हम जो जो देश की बागडोर है हम युवा साथियों को हाथ में सौंपना चाहते हैं। तो जो सीनियर साथी हैं वो भी साथ में उनको साना बसाना उनका हौसला बुलंद करते रहेंगे। तो अब हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष महोदय जी जुड़ चुके हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आज का अपना अध्यक्षीय अनुमोदन दें। मान्यवर बादल सिंह बोध जी। जी बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक जी। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा प्रारंभ से ही समर्पण और त्याग और व्यक्तिगत अपनी छवि को आगे न बढ़ाने वाले व्यक्तिवादी सोच को लेकर आगे चलती रही है। एक इसमें खास बात हम ये लेकर चल रही थी प्रारंभ से ही कि बौद्ध धर्म को पुनर्स्थापित एवं सफल कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन वी सर्वाइव एंड सक्सेस बुद्धिज्म विदाउट ऑन मिशन बुद्धिज्म कैन हैंडली स्प्रेड। मिशन के बिना बौद्ध धर्म नहीं फैल सकता। तो किसी भी संगठन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके कार्यकर्ता उस संगठन के सिद्धांत और उद्देश्यों के लिए कितना त्याग करते हैं। ये त्याग की भावना अगर हम यूथ में शुरू से ही डालेंगे तो लंबे समय तक हमको आगे चलकर काम कर सकते हैं। और व्यक्तिगत साधना हमें उनमें विकसित करना है। व्यक्तिगत साधना
ऐसी होगी। मैं बुद्ध और उनके धम्म के पंचम कांड और दूसरे भाग की एक कोटेशन पढ़ के बता देता हूं। बिना व्यक्तिगत साधना के है संघ कुछ नहीं कर सकता, इसलिए संघ अपने में संपूर्ण सर्वश्रेष्ठ ज्ञान संपन्न व्यक्तित्व बनाना ही होगा। इसके लिए उसे व्यक्तिगत साधना करनी ही होगी। तो व्यक्तिगत साधना हमें करने के लिए कैसे लोगों की आवश्यकता है, उस आवश्यकता को हम समझेंगे। संघ ऐसे लोगों से चलता है जो होती तो है लेकिन दिखाई नहीं देते। बीज से वृक्ष बनता है और बीज को मिट्टी में मिल जाना पड़ता है। समर्पण ही बीज की ताकत है। संघ ऐसे लोगों से चलता है जो होते तो है लेकिन दिखाई नहीं देते। ऐसे व्यक्तित्व के धनी बनना होगा। खुद निर्माण के लिए हमको स्वयं ही चलना होगा। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बीच में मेरे निवेदन है, जो साथी बार बार माइक खोल रहे हैं वो माइक न खोलें, डिस्टर्ब होता है। आपको मंजिल तक पहुंचाने का काम करना होगा। मन के भीतर एक दीपक जलाना चाहिए। ये दीपक ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। तो ये कार्य करने के लिए जब लंबे समय तक संगठन चलता है तो बीच में इसमें शिथिलता आती है। तो उसमें 5-6 प्रकार की शिथिलताएं हम जो कैडर चलाते थे 2009 से और 14-15 तक आचार्य जी ने कैडर चलाया, तो ये 2-3 बातें खास करके रखते थे। हमें इसको लंबे समय तक कैसे चलाना है, तो ये बातें हमें संगठन में नहीं लाना है। और ये बातें ना है इसलिए ये धम्म सेवक संघ का कॉन्सेप्ट जो हमारे संस्थापक जी हैं उनके द्वारा लाया गया है कि ये प्रक्रिया ना आए लोगों में। कौन सी प्रक्रिया है? पहला है सुख परक कार्यकर्ता, कंफर्ट लिविंग कैडर हो जाते हैं। सुख की चाहत न होने पर भ्रष्टाचार की आवश्यकता नहीं होती है। और इसे भाई साथी अच्छी तरह से जानते हैं, उत्तर प्रदेश के साथी, कि सुख परक कार्यकर्ता होने के कारण कैसे हमारा मानवर कांशीराम साहब का एक त्याग और समर्पण धीरे धीरे धूमिल होता जा रहा है। कबीरदास जी ने भी कहा है कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाय, धन का भूखा जो करे तो वह साधु नाय। दूसरा है प्रतिष्ठा गृहित नेतृत्व, पद लोलुपता, स्टेटस कॉन्शियस लीडरशिप। जिस पद पर है उस पद पर गुरूर होना चाहिए। किसी को कुछ ना समझना और छोटे कार्यकर्ता को न समझना, ये हमारे लिए आगे चल के घातक न हो। तो स्वयं हमारे संस्थापक जी एक छोटे स्तर के कार्यकर्ता से लेकर उच्च स्तर के कार्यकर्ता से एक समान भावना से कार्य करते हैं, उनके साथ बैठते हैं और खाना भी खाते हैं। और जैसा सभी साथी खाना खाते हैं वही खाना हमारे सभी पदाधिकारी भी खाते हैं। तो ये हम जैसा बोलते हैं वैसा करते भी हैं और व्यक्तिवादी सोच को भी आगे नहीं बढ़ाते हैं। ये स्टेटस कॉन्शियस लीडरशिप हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में नहीं है। तो अब हम 15-16 साल राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में काम करते हुए और जिन लोगों ने 35-30 साल से काम किया था वो लगभग 45, और जिन लोगों ने 40 साल से काम किया था वो 55 या 60 में पहुंचने वाले हैं, पहुंच गए। तो इसकी जवाबदारी हमें एक प्रतिष्ठाग्रस्त नेतृत्व वाली भावना आगे आने वाली पीढ़ी में ना हो, इसलिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा चाहती है कि धम्म सेवक संघ में सेवा भावना और समर्पण के साथ आनी चाहिए। इसलिए इस कैडर को हमें उन धम्म सेवकों में डालना है जो बहुत अनिवार्य है। तीसरा कारण है बौद्धिक अहंकार।
आजकल की जो हमारी पीढ़ी आ रही है, आईटी के क्षेत्र की है, टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण है, और पुराने साथी थे वो मैनुअली थे और प्रैक्टिकली थे। आज की पीढ़ी है जो तकनीकी रूप से ज्यादा सक्षम है, और हो सकता है कि इस कारण से पुराने और नए साथी के बीच साम्य बिंदु नहीं बन सकता या नहीं बनेगा, ये दिक्कत ना हो, इसलिए हमें उनमें कभी भी अपने बौद्धिक अहंकार को आगे नहीं बढ़ने देना है। बुद्धि उनकी है, उनकी जमाने की, लेकिन उनमें कभी ऐसा ईगो ना आए और ईगो हट ना हो वो कभी कि हम टेक्निकल है, तकनीक से हम परिपूर्ण है, लेकिन हमसे कोई काम नहीं लिया जा रहा है। ये बीमारी से हमें उनको बचाना है, इंटेलेक्चुअल ईगो उनमें ना आए, नहीं तो फिर क्या होगा कि यू कैन विन आर्गुमेंट बट लॉस द मैन। आप तर्क के आधार पर उस व्यक्ति को हरा सकते हैं, लेकिन उसको जीत नहीं सकते। तर्क दे देकर आप उसको हरा तो सकते हैं, लेकिन उसको जीतेंगे नहीं। तो चौथा है योग के ऊपर अयोग। सीनियर साथी धम्म सेवक संघ से ऐसे साथियों का हम चुनाव करेंगे कि आनंद फानन में योग्य व्यक्ति के ऊपर कोई अयोग्य व्यक्ति हमारे ऊपर ना आ जाए। इसके लिए हमें 5 साल जो हमारे संस्थापक जी ने विधिवत रूप से उनका कैडर रखा है, प्रैक्टिकली रूप से कैडर रखा है, यहाँ हम जांच परख कर, ठोक बजाकर, सही हीला परख कर उसको राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की हम आगे की कमान देंगे, क्योंकि सच्चा और अच्छा कार्यकर्ता ही टिक सकता है। नहीं, मानवर कांसीराम साहब ने जो अपनी एक किताब लिखी थी चमचा योग, और उसके जो 8 पेज थे आखिरी के, उस 8 पेज के जमाना आज पूरे भारत में बड़ी तेजी से चल रहा है, और इस 8 पेज और मानवर साहब की आशंका के चलते कभी कभी अच्छा कार्यकर्ता भी 8-10 बुरे कार्यकर्ताओं के कारण भय भी उनमें पिस जाता है। उस पर भी हम शक कर बैठते हैं कि एक कार्यकर्ता भी उन जैसा ही हो सकता है, तो अच्छे कार्यकर्ता को भी उससे नुकसान होता है। और विद्वान न होना, हम रेडीमेड कई कार्यकर्ताओं को ले आते हैं, उन्हें विचारधारा की विद्वत्ता नहीं होती है, तो हमें ये विद्वत्ता भी परिपूर्ण तरीके से बताना है। ये बातों को हमको लेकर आगे चल के करना है, ये भीतर की हमारी बात है, और मैं बाहर की बात और बता देता हूँ, इसको बाहर के लोग खत्म करने के लिए कैसे काम कर रहे हैं। 24 और 25 मार्च 1988 को बॉम्बे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर MS गौर इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी में गोविंद वल्लभ पंत जयंती व्याख्यानमाला चल रही थी। उस व्याख्यानमाला में उन्होंने इस आंदोलन को दबाने के लिए 6 बिंदु बताए थे। उन 6 बिंदुओं को मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 6 बिंदुओं से भी हमें सावधान रहना है। वो 6 बिंदु कौन कौन से थे? पहला बिंदु था सप्रेस द मूवमेंट, आंदोलन को कुचल डालो। बढ़ता हुआ जब मानवर कांसीराम साहब का जो DS4 और बाम सेव का आंदोलन जब बढ़ा, उन्होंने ब्रेन और बॉडी दोनों को तैयार करने की कोशिश की। मानवर साहब ने देखा कि हमारे लोगों में तो ब्रेन नहीं है और सोसाइटी रूटलेस है, तो जो बॉडी थी उनकी, समाज, उसको रूट तलाशना शुरू किया मानवर साहब ने, और जो बौद्धिक लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, ब्रेन थे, उनमें उन्होंने ब्रेन डालना शुरू किया। तब ये ब्रेन और बॉडी दोनों काम करने लगी, तो टूल्स जो थे उनको खत्म करने के उन्होंने सबसे पहला ये सुझाव दिया कि आंदोलन को किसी भी प्रकार से कुचल डालो। दूसरा बिंदु आता है उसमें डिस्क्रेडिट द लीडरशिप, नेतृत्व को बदनाम करो। हमारे संस्थापक जी कई बार बताते हैं कि छवि खराब कैसे करता है प्रतिक्रांति का भाग। उन्होंने बंदर का उदाहरण कई बार देते हैं, पानी का उदाहरण देते हैं, कछुआ का उदाहरण देते हैं। तो लीडरशिप को कैसे बदनाम करते हैं, ये उसी कोण से निकल कर आता है जो हमारे संस्थापक जी बार बार आपको बताते हैं, हम सबको बताते हैं। तीसरा बिंदु है कॉर्पोरेट
द लीडरशिप, नेतृत्व को सहयोग करो। कैसा सहयोग करना है? सेम द एग्री विथ प्रोटेस्टर्स बट नॉट डिलीवर्स। जो है आंदोलन है या आंदोलनकारी है, उसमें सहमति तो दर्शाओ पर अमल मत करो। सकारात्मक होते हुए, सकारात्मक दिखते हुए हमेशा नकारात्मक बने रहो। ये आज के दौर में सभी संगठनों में इस प्रकार के लोग बाहर से आते हैं और बने रहते हैं। वो हमें देखने में तो ऐसे लगते हैं सकारात्मक है, लेकिन वो नकारात्मक कार्य करने के लिए आए, नकारात्मक भाव डालने के लिए आए। तो ये बाहर के बिंदुओं से भी हमें अगली पीढ़ी को शीघ्रता से बचाकर उसको तैयार करना है। चौथा बिंदु 5वां है इसका, डिवाइड एंड ब्रेक इन द मूवमेंट। फूट डालो और आंदोलन को कमजोर करो। तो आज कितने प्रकार से हमारे अम्बेडकरवादी संगठन, बौद्धिस्ट संगठन और राजनीतिक संगठन और जातीय संगठन अपने आप में टूट गए और बिखरे हुए हैं, कमजोर हुए हैं। और इसका छठवां है, आर्ग्यू फॉर ग्रेजुअल चेंज। कुछ देना भी हो तो थोड़ा थोड़ा करके क्रमिक रूप से परिवर्तित करके दो। तो ये दो प्रकार की जो आशंका है, एक तो हमारे भीतर की है कि हम किस प्रकार से संगठन को कमजोर कर बैठते हैं, और भारत के लोग इसको कमजोर करने में कैसे लगे हुए हैं। इन दो प्रकार की कमजोरियों के लिए जो 2 दिन का विशेष शिविर रहेगा, उसमें हमको विशेष रूप से आचार्य जी के द्वारा, संस्थापक जी के द्वारा विस्तार से बताना है कि ये आंदोलन कैसे चलना है और आंदोलन चलाए कैसे जाते हैं। विषम परिस्थितियां बुद्ध के जमाने से लेकर आज तक ज्यों की त्यों बनी हुई है। अच्छा समय कभी आपका आने वाला नहीं है। अच्छा समय संघर्ष के दम पर बनाया जाता है। अगर सिपाही देश में न हो बॉर्डर पे, तो दूसरा देश कभी भी कब्जा कर सकता है। तो हमारी विचारधारा के भी सही सिपाही तैनाती पे न हो, तो ये विचारधारा जिस प्रकार प्रगति क्रांति के दौर में कई बार खत्म करने की कोशिश की, ऊपर ऊपर से तो खत्म हो जाती है, लेकिन जो उसकी जड़ है वो भारत में बड़ी गहरी मजबूत है। क्योंकि यहाँ की मिट्टी बोलती है कि हम यहाँ के मूल निवासी राजा थे, बुद्धिज्म थे। यहाँ के पत्थर बोलते हैं, लेकिन यहाँ का जिंदा आदमी नहीं बोलता है हम यहाँ के बौद्ध हैं, हम यहाँ के शासक थे, और उन्हें हमें इसी ओर सामाजिक रूप तैयार करके आगे बढ़ना चाहिए। तो ये कमी कबीरदास साहब ने अपने तरफ से भी दर्शाई। मैंने देखा एक अचंबा, मुर्दा रोटी खाए। ये समाज को उन्होंने मुर्दा कहा, मात्र ये खाना खाता है मरा हुआ आदमी, और समझा इसे समझे नहीं, लात पड़े चिल्लाए। तो ये समझाने की प्रक्रिया जो है, हमारे संस्थापक जी एक एक महीने में 6-6 राज्यों का दौरा करते हैं। सर्दी है, उन्हें भी सर्दी लगती है, बीमार है वह भी बीमार है, उन्हें भी घर के बहुत काम है, सगाई ब्याह शादी संबंध और रिश्तेदारों में उनको भी बहुत काम है। ऐसा नहीं है घर किसी के घर में कोई समस्या ना होती हो, पारिवारिक समस्या सबके पास है, लेकिन मिशन के काम को करने के लिए निकलते हैं तो परिवार वाले भी धीरे धीरे सोचने लगते हैं कि ये नहीं समझ सकता, अब इसको ये मानव कांसीराम साहब वाली बीमारी लग गई। ये बीमारी इसकी जीवन भर अब जाने वाली नहीं है। आईएएस वाला वो एक मनोहर साहब का बहुत वायरल होता है, एक आईएएस उससे पूछता है कि आपको बीमारी क्या है, कि वही तो मैं बताने वाला हूँ, आप मुझे अंदर तो आने दीजिए कि मुझे क्या बीमारी है। तो ये बीमारी हम सबको हो जाना चाहिए, और ये बीमारी आगे की पीढ़ी में भी आना चाहिए कि समय किसी का कभी भी अच्छा नहीं होता, समय को अच्छा बनाया जाता है, संघर्ष से सुरक्षा की जाती है, डिफेंस किया जाता है। तो इनको हमको बचाना ही होगा, और अगली पीढ़ी को हमको ये संघर्ष और विचारधारा देनी होगी। तो सभी प्रदेश के साथियों से निवेदन है कि सही समय से पहले 17 और 18 मार्च का कार्यक्रम है, तो आप अभी आपके पास 20 दिन का समय है। आप 5 या 10 तारीख
10 मार्च तक किसी भी स्थिति में क्लियर कर देने की कृपा करें कि हमारे यहाँ से इतने साथी, इतने मंडलों से इतने साथी आ रहे हैं और इतने टिकट बुक हो चुके हैं। उसी प्रकार से वहां व्यवस्था की जाएगी। और व्यवस्था के अभाव में कार्यक्रम बिगड़ जाता है, समझ में नहीं आता है, और जिस उद्देश्य को लेकर हम आते हैं वह उद्देश्य पूरा नहीं होता और हम व्यवस्थाओं में लग जाते हैं। संस्थापक जी व्यवस्थाओं में चिंतित हो जाते हैं कि आपको रजाई कितनी लानी है, आपको गद्दा कितने लाना है, आपको फर्श कितने लाना है, आपको खाना क्या देना चाहिए, इतने लोग हैं सुबह तो आनंद फानंद में राशन कहाँ से आना चाहिए। ये बातों में हमारा समय खराब हो जाता है। अगर किसी को जरा भी कमी रहती है तो फिर वह रूठता है और अगले 4-5 कार्यक्रमों तक भ्रास निकाल कर वह जुड़ता भी नहीं है और सुनता भी नहीं है। तो आप सभी से निवेदन है, जवाबदार साथी 58 जुड़े हुए हैं, अपने अपने प्रदेश की सूची किसी भी हालत में हमारे पास 5 या 10 मार्च तक आ जाना चाहिए। इसके बाद उसमें ज्यादा प्लस नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत हो तो चल जाएगा और होता है 10% तो हर कार्यक्रम में हम मार्जिन लेकर चलते हैं। लेकिन ये 50% का मार्जिन हो जाएगा एकदम से मेला जैसा, तो फिर जिस उद्देश्य को हम लेकर आते हैं वो उद्देश्य की तरफ से हमारा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है और जो चीज हम बताने वाले होते हैं वह चीज हम नहीं बता पाते। इस प्रकार की जो बात है वो हमें आगे समझकर कार्य करना होगा। अब मैं संचालक जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि शेष समय जितना है बचा है हम संस्थापक जी को दें तो बहुत अच्छा रहेगा। माननीय संस्थापक जी की ओर मैं निवेदन करता हूँ माननीय संचालक जी से। सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। माइक खोलिए जी। बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी हैं, तो जो हमें सभी साथियों को ने सुनी भी है और हम चाहेंगे कि जो सभी साथी इसको इम्प्लीमेंट भी करें। जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हमें जब बातें इधर से सुनेंगे तो इधर से निकाल देंगे, ऐसा नहीं करना है। हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं प्रोग्राम को खत्म करने से पहले मैं हम चाहेंगे कि हमारे संस्थापक जी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, तो हमें अपना ज्ञान वर्धन करें। मान्यवर आदरणीय संस्थापक महोदय धर्मप्रकाश भारती जी। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज के अध्यक्ष जी माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, देश भर से जुड़े हमारे सभी आदरणीय सम्मान के योग सीनियर साथी, सभी को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। साथी मैं गाड़ी में चल रहा हूँ और की ओर इधर नेट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं 2 मिनट ही केवल आपके बीच में बोलूंगा और हो सकता है नेट इस बीच में भी कट जाए। तो ये जो 17-18 मार्च का प्रोग्राम है ये बिल्कुल युवाओं के लिए है। 15 वर्ष से 35 वर्ष के बच्चों को तैयार करने के लिए है। धम्म सेवक संघ का ये प्रोग्राम है, दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन है ये, और 18 मार्च को है। 17 मार्च इसलिए रखा है कि रविवार का दिन है और 18 मार्च इसलिए है कि वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का बहुत बड़ा मार्गदर्शन 18 मार्च 1956 को आगरा में पूरे समाज के लिए उन्होंने दिया था, तो उनकी स्मृति में उसको याद कर लिया जाए इसलिए है। और यह जो 17-18 मार्च को धम्म सेवक संघ का कार्यक्रम है, तो इसका एक बहुत बड़ा मतलब है। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि दुनिया में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। जो भी कुछ घटता है, जो भी घटनाएं घटती हैं, उन सब के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो ये जीवन का सत्य है। तो 17-18 मार्च का जो कार्यक्रम है इसके पीछे भी कारण है, और वह कारण है कि आज के 10 वर्ष बाद हमारे देश की जो 4 बड़ी शक्तियां होती हैं, बड़ी ताकतें होती हैं, एक धार्मिक शक्ति, धार्मिक संस्कृति, ये दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी ताकत है। तो धार्मिक शक्ति श्रमण संस्कृति के लिए हमको उसके मजबूत स्तंभ तैयार करने हैं, पिलर तैयार करने हैं। तो वो धम्म सेवक संघ में
15 वर्ष से लेकर हम बच्चों को तराशने का काम शुरू करेंगे। उन्हें तराश तराश कर इतने मजबूत पिलर बनाया जाएगा, इतना मजबूत उनको बनाया जाएगा कि बड़ी से बड़ी चट्टानें उनका मुकाबला न कर पाए। तो ये उद्देश्य है। और धम्म सेवक संघ में अभी हम सब लोग जो मिलके काम करेंगे, इसके जो रिजल्ट आएंगे वो 10 वर्ष बाद आएंगे। 10 वर्ष बाद आएंगे। तो अर्थात भविष्य के लिए, भविष्य में इस मूवमेंट को कौन संभालेगा? जैसे मैं आपको कहने वाला था कि 4 पिलर होते हैं जीवन में। सबसे पहला धार्मिक पिलर, संस्कृति। दूसरा होता है राजसत्ता। राजसत्ता जिसके हाथ में होती है, जैसे सोच विचार के लोगों के हाथ में होती है, वो बड़ी तेजी से अपने उद्देश्य की पूर्ति को करने में सफल हो जाता है। तीसरी शक्ति होती है सामाजिक शक्ति। सामाजिक क्षमताओं को खत्म करके, सामाजिक कुरीतियों का अंत करके नैतिक चरित्रवान समाज का निर्माण करना, यह तीसरी शक्ति होती है। और चौथी शक्ति होती है आर्थिक शक्ति, धन संपदा। धन संपदा का सही उपयोग करना, उसका सही सही इस्तेमाल करना। तो ये किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए ये 4 बहुत बड़ी ताकतें हैं। तो आज के 10 वर्ष के बाद भारत में ये चारों ताकतें धम्म सेवक संघ के द्वारा तैयार की गई लीडरशिप के हाथ में होनी चाहिए। हमारा आपका सबका एक ही उद्देश्य धम्म सेवक संघ के साथ जो जुड़ा है, वो जुड़ा है कि 10 वर्ष के बाद, जैसे उम्र रखी गई है 25 वर्ष से 35 वर्ष, 15 वर्ष से 35 वर्ष, तो इसका मतलब ये हुआ कि आज कोई बच्चा अगर 15 वर्ष का धम्म सेवक संघ ज्वाइन करेगा, धम्म सेवक संघ की संगति में उनको तराश तराश कर तैयार किया जाएगा, तो 10 वर्ष के बाद उसकी उम्र 25 वर्ष होगी। जब उसकी उम्र 25 वर्ष होगी तो वो पूर्णतः बालिग होगा, समझदार होगा, तो वो नेतृत्व करने में सक्षम होगा। और जिसकी उम्र 35 वर्ष रखी गई है, तो 10 वर्ष उसको मिलेंगी तो वो 45 वर्ष का होगा। तो 45 वर्ष की उम्र में वो सक्षम भी होगा और मैच्योर भी होगा और सक्षम भी होगा। तो ये दोनों ताकतें हमारे पास हो जाएंगी। तो ये इसलिए हम भविष्य, आने वाला भविष्य को कौन संभालेगा, उसको नैतिक लीडरशिप कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसके लिए धम्म सेवक संघ का काम करना है। नैतिक शब्द का जब मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो हमारे बहुत सारे साथी ये सोचते होंगे कि नैतिक का मतलब क्या है। नैतिक का मतलब है, सबसे बड़ा मतलब है अपनी जिम्मेवारी को समझ लेना, अपनी जिम्मेवारी को समझ लेना। देखिए, शिक्षा के माध्यम से संपन्नता तो आई, आईएएस बने, आईपीएस बने, आईआरएस बने, उद्योगपति भी बने, कुछ संपन्न भी हुए, लेकिन ये सब कुछ हो जाने के बाद उन लोगों के अंदर नैतिकता नहीं है। नैतिकता मीन्स अपनी जिम्मेदारी की समझ नहीं है उनके अंदर, अपनी जिम्मेदारी को समझने की शक्ति उनके अंदर नहीं है। इसलिए कोई आईएएस बन गया समाज से, कोई आईपीएस बन गया, कोई उद्योगपति बन गया, बड़े से बड़ा धनाढ्य बन गया, वो समाज के काम नहीं आ रहा। वो महापुरुषों की विचारधारा को सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए तैयार नहीं है कि उसको बचपन से ही तराश कर तैयार नहीं किया गया, मानसिक रूप से तराशा नहीं गया, इसलिए वो कुछ भी बनकर समाज के लिए कूड़ा है, कूड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। तो आगे 10 वर्षों के बाद जो भी हमारा यूथ निकलेगी, जो लीडरशिप निकलेगी शासन प्रशासन में या हुकूमत में, वो नैतिक और चरित्रवान होनी चाहिए, सामाजिक रूप से नैतिक और चरित्रवान होनी चाहिए, आर्थिक रूप से भी नैतिक और चरित्रवान होनी चाहिए। ये सबका केवल और केवल संक्षिप्त जो मतलब है
वो है कि जिसको एजुकेशन मिला है उसका एजुकेशन का फायदा, उसकी शिक्षा का फायदा समाज को मिलना चाहिए। जिसको पद मिला है, पोस्ट मिली है, ओहदा मिला है, उस ओहदा का फायदा समाज को मिलना चाहिए। जिसको धन मिला है उसके धन का फायदा समाज को मिलना चाहिए। तो ऐसी सोच का समाज निर्माण करना, ऐसी सोच का लीडरशिप तैयार करना, नेतृत्व तैयार करना, ये धम्म सेवक संघ का उद्देश्य है। और हो सकता है भविष्य में, हो सकता है कि धम्म सेवक संघ आरबीएम में भी आरएसएस की जगह ले ले, आरएसएस की जगह ले ले। हो सकता है, ये संभव है। अगर सिस्टम से हम लोग कामयाब हो गए तो आरएसएस की जगह धम्म सेवक संघ ले लेगा। फिर सारी शक्तियां, हमारी धार्मिक शक्ति, हमारी सत्ता शासन प्रशासन की शक्ति, हमारी सामाजिक शक्ति, हमारी आर्थिक शक्ति, इस सब का रिमोट कंट्रोल धम्म सेवक संघ के लोगों के हाथों में होगा। ये भी भविष्य में संभव हो सकता है। तो एक इसका उद्देश्य है। दूसरा, वर्तमान में जिन हालातों से हम गुजर रहे हैं, अभी 2 महीने के बाद चुनाव होने वाला है लोकसभा का। लोकसभा के चुनाव में क्या सूरत निकल के आती है, किसकी हुकूमत बनती है, उसको मद्देनजर रखते हुए प्रबुद्ध वर्ग की क्या जिम्मेवारी होगी, बुद्धिजीवी वर्ग की क्या जिम्मेवारी होगी, मैच्योर वर्ग की क्या जिम्मेवारी होगी, उसके लिए कश्मीर में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। 21 जून से 25 जून 5 दिन का ये चिंतन शिविर है। इसमें मैच्योर लोगों को आना है, इसमें धम्म सेवक संघ के युवाओं को नहीं आना। इसमें जो हमारे मैच्योर लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको उसमें आना है। और अगले 5 वर्षों तक हमारा कदम क्या होगा, हमारी योजनाएं क्या होंगी, हमारी प्लानिंग क्या होगी, ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्थाओं से, सामंतवादी व्यवस्थाओं से हम कैसे मुकाबला कर पाएंगे, उसके लिए ये कार्यक्रम होगा। ये मैं आपकी नजर में डाल दूं। और जनशक्ति का प्रदर्शन भारत में कितने लोग हैं जो मनुवादी व्यवस्था से त्रस्त हैं, जो सामंतवादी व्यवस्था से, पूंजीवाद से त्रस्त हैं। ऐसे लोगों की शक्ति का प्रदर्शन ये 12 अक्टूबर को नागपुर में होगा, योग विजयदशमी के दिन। तो ये आरवीएम के राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के 3 प्रोग्राम हैं। तो इसको मद्देनजर ध्यान में रखते हुए हमें कंटिन्यू 365 दिन योजनाबद्ध तरीके से वर्क करना है, काम करना है। तो ये मैंने आप संक्षिप्त में अपनी बातें आप लोगों के बीच में रखी हैं। उन्हें फिर मैं सभी साथियों से यही निवेदन करना चाहता हूं, 18 और 17 मार्च को आगरा में होने वाला प्रोग्राम है, उसमें विशेष रूप से आपको युवाओं को लाना है, समाज के युवाओं को, अपने घर के युवाओं को भी लाना है। आपका बेटा बेटी है तो उसको लाना है, नाती पोता है तो उसको लाना है। और अगले 10 वर्ष देश का भविष्य किनके हाथों में होगा, उनको तैयार करने के लिए धम्म सेवक संघ में ये प्रशिक्षण शिविर में आप लोगों को लाना है। सीनियर साथी अगर ना भी आना चाहें तो उनके लिए ये छूट है, उनके लिए सुविधा है कि अगर वो ना आना चाहे तो कोई बात नहीं, वो ना आए। जो कश्मीर में प्रोग्राम होने वाला है उसकी तैयारियों में लगे, कमेटियां बनाने में लगे, लेकिन युवाओं को वो जो जैसे भी बड़े से बात हो, जो मेरी सुबह भी उनसे फोन पे बात हुई तो मैंने उनको कहा कि महाराष्ट्र से हमको 25 युवा चाहिए, 25 यूथ चाहिए। सेंटर ऑफिस से सभी राज्यों को लिस्ट भेज दी गई है कि कितने कितने युवा हमको चाहिए। तो अब ऐसा सुई मत अटकाइए कि 2 हो पाएंगे, 3 हो पाएंगे, या 5 हो पाएंगे, या 10 हो पाएंगे। अब जितने हो पाएंगे ये तो वक्त पे है, लेकिन पूरा समय है। आप लक्ष्य को
पूरा करने की कोशिश करिए, लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करिए। और बहुत अच्छी बात हमारे साथियों ने कही है, खास करके बाबूजी राजा राम आनंद जी ने, कि युवाओं पे पैसा नहीं है, तो आरबीएम के जो जिम्मेवार साथी है वो समाज के द्वारा सहयोग लेकर, कलेक्शन करके, चंदा करके उनके ऊपर ये 2 दिन के अधिवेशन पर होने वाले खर्च की तो ये मैंने निवेदन किया है। और मैं कुदरत का धन्यवाद करता हूं कि नेट ने मुझे सपोर्ट किया, मैं अपनी बात रख सका हूं आप सब लोगों के बीच में। और एक बात और निवेदन कर दूं, जूम पर जिस पर कोई खर्चा नहीं लगता है साथियों का, इस पर भी ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की कोशिश आप लोग किया करें। 1 घंटे पहले से अगर एक्टिव हो जाएं और 5-5 साथियों को भी मोटिवेट करें जुड़ने के लिए, उनको टेलीफोन करें, तो ये संख्या बड़ी हो सकती है जूम पे। ये निवेदन करके मैं पुनः एक बार देश भर से जितने साथी जुड़े हैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आज की अध्यक्षता जिनने की माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, संचालक इंजीनियर हमारे रमेश वनगोत्रा साहब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छी बातें रखी हैं और अगले के आने वाले प्रोग्राम की भी रूपरेखा भी सामने रख दी है। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि जैसा आपको आदेश मिला है उसकी तैयारी करें और आज से ही उस काम में जुट जाएं। तो मैं प्रोग्राम को समाप्त करते हुए अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि मुझे प्रोग्राम खत्म करने का मंजूरी दें। अध्यक्ष जी। लगता है अध्यक्ष जी जुड़े नहीं है, तो सभी साथी चलो कोई नहीं, सभ्य सत्ता करा दो, सभ्य सत्ता करा दो। सभी साथी अपना अपना माइक खोल लें और दोनों हाथ जोड़ लें और सभ्य सत्ता करेंगे। सुखी होंतु चक्षेमिनो भद्राणि पंची दुःखगमा सुखी होंतु चक्षेमिनो भद्रान्तु किंचित् दुःखमागमा साधु साधु सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधन नमो बुद्धाय। आप सभी लोगों को पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम, 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 नमो बुद्धाय सभी साथियों को। रूपा बहुत जी, जय भीम। रूपा बहुत जी जी, जय भीम, जय भीम, जय भीम।